आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। युवक ने तंत्र विद्या कर झुलसाने का लगाया आरोप। एसपी अलवर ने पीड़ित से ली मामले की जानकारी। सिपाहियों ने ढाबे पर खाना खाकर किया उत्पात। 4 सिपाहियों को किया निलंबित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का जगह जगह किया स्वागत। सूबे की गहलोत सरकार को बताया विफल। कृषि करते किया एक गिरफ्तार। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 हुए फरार। अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के निकटवर्ती अकबरपुर गांव में एक युवक को शराब पिलाकर उस पर तंत्र विद्या करने का मामला सामने आया है। युवक का आरोप है कि एक व्यक्ति ने उसके साथ तंत्र विद्या करते हुए गर्म लोहे के सरिये व तलवार उसके शरीर पर लगाई। वह पीठ पर लाठी से वार किया। इस दौरान अचानक शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे। वह युवक को अकबरपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर उसे अलवर रेफर कर दिया गया। दिनेश ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले बनवारी ने सोमवार रात को उसे अपने घर बुलाया। उन लोगों ने पहले मिलकर शराब पी। उसके बाद वहां मौजूद गिरिराज नाम के तांत्रिक ने उसके शरीर पर गरम तलवार व गरम लोहे के सरिये लगाए। दिनेश के शरीर पर अलग अलग जगहों पर घाव के निशान हैं। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इधर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम पीड़ित से मिलने सामान्य चिकित्सालय पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक आरोपी बनवारी को मालाखेड़ा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और दूसरे आरोपी को भी जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा। देखिए, एक रिपोर्ट हमें अभी मालाखेड़ा थाने पे मिली है। परिवादी ने अभी दी है, जस्ट थोड़ी देर पहले। उसको अभी हम दर्ज कर रहे हैं, प्रक्रियाधीन है। कि ये 3 लड़के थे जो आपस में जानकार हैं, एक ही गांव के हैं, दोस्त भी हैं आपस में। ये लोग कोई आपस में मिलने गए थे, लेकिन परिवादी पक्ष का आरोप ये है कि जबरदस्ती दारू पिलाकर उसके साथ कोई गलत करने की कोशिश की, उसके तलवार के कट्स मारे और उसको गर्म चिमटे से जलाने की भी कोशिश की। तो उन आरोपों के ऊपर एक एफआईआर हम लोग दर्ज कर रहे हैं। यहाँ पे अभी जो पीड़ित पक्ष है वो भर्ती है जीएच में और डॉक्टर से बात हो गई है। कोई ऐसी गंभीर चोट नहीं है अभी प्राइमा फेसी। बाकी डॉक्टर्स अभी मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं और जो भी धाराएं इसमें बनती हैं उस हिसाब से एफआईआर दर्ज करके इसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अभी जो प्राइमरी 2 आरोपी इसमें परिवादी पक्ष ने लगाए हैं, उनमें से एक बनवारी को भी हम अभी पूछताछ के लिए थाने पे ले आए हैं। अभी आपने हॉस्पिटल का दौरा किया है और पीड़ित से मिले हैं, क्या लगता है प्रेमिसेस पहले क्या चीज देखने को देखी? मुझे एक तो पीड़ित बेड पे नहीं मिले, वो कहीं चाय पीने गए हुए थे, तो उनकी हालत मुझे ऐसी कोई बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लगी। उन्होंने खुद भी कहा कि मैं ठीक फील कर रहा हूँ, तो एक तो वैसी वाली बात नहीं है। बाकी जो भी मेडिकल ओपिनियन आएगा, जो भी आएंगी रिपोर्ट्स और जो भी इसमें एविडेंस आएंगे, उसके बेसिस पे हम बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। नाम बताओ। मुकेश सर। क्या मामला हो गया, क्या घटना? मामला ये है सर, हम गए थे हमारे भाई को लेने के लिए वहाँ पे, तो उन्होंने ले दी करी थी हमारे साथ। किसने करी थी, क्या मामला? वो क्या है कि तांत्रिक आदमी थे सर। अच्छा। वहाँ पे हम गए, उसका जाने क्या कर दिया क्या नहीं करा। वो दिगे से चला रखा है, तलवार गर्म करके उसके मुंह में उतार दी। तलवार दिगे से चला हुआ, वो अलवर एडमिट है। क्या नाम है उसका नाम दिनेश है। कितने उम्र कितनी है उसकी? उम्र उसकी करीब 24-25 साल। तो क्या मतलब क्या तांत्रिक कैसा था, क्या कर रहा था? वो उसकी बल्ली चढ़ाने के चक्कर में था। अब एडमिट है वो? हाँ, अलवर एडमिट है अस्पताल में। दिनेश कुमार, अकबरपुर का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई थी? घटना क्या था, वो एक दूसरे मकान में रहता है, वो मोहल्ले का ही है, दूसरे मोहल्ले का। तो वहाँ मिलने वाला था, उसने फ़ोन करके बुलाया। इधर कई बार फ़ोन किया, मेरा फ़ोन उन्होंने के पास है, सब कुछ जो भी है। मैं वहाँ चला गया, वहाँ वो शराब वराब पिए थे, वो तांत्रिक भी था, मैं भी वहीं बैठ गया। तो उन्होंने शराब वराब पिलाई, उसके बाद पता नहीं मेरे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने गर्म करके तलवार लगाई है हाथों पे, जगह जगह कट भी मारे हुए हैं। फिर मेरे को पता नहीं, बेहोश हो गया, सुबह होश आया। उसके बाद झगड़ा उगड़ा हुआ, वहाँ क्या हुआ मुझे पता। वो तांत्रिक विद्या जानता है, क्या है? वो जानता है, मैं मेरे को तांत्रिक विद्या ही जानता है। तो बोला आपका क्या काम था उनके साथ?
वो दूसरा था, वो मिलने वाला था, उसने बुलाया था, चले जाते अक्सर करके भाई ऐसे कि हाँ भाई कुछ काम है आ जा, वैसे ही बैठे हैं, तो मैं चला गया था। क्या उसी गांव का रहने वाला है क्या? हाँ, गांव का ही है वो। गांव का ही है। हाँ। आज से पहले कभी भी ऐसी घटना सामने आई थी क्या उसके? नहीं, वो वैसे तो करता ही है, ऐसी घटना तो नहीं आई, लेकिन मेरे साथ पहली बार कराया। अब मेरे को तो पता नहीं था ना ऐसा हो जाएगा, मैं क्यों जाता, अगर पता होता तो ऐसा भी कुछ होगा। मतलब आपके साथ क्या हुआ ऐसा, कुछ थोड़ा डिटेल में बताएंगे? मैं वहाँ बैठा था, ड्रिंक उन्होंने दिए थे पैग, मैंने भी ड्रिंक की, तो मैंने दो पैग लिए थे। उसके बाद उन्होंने भजन बजा रखे थे, फिर मेरे शरीर में पता नहीं क्यों एकदम से कोई चीज़ उत्पन्न हुई और वहाँ हंगामा कर दिया मैंने। फिर उन्होंने पता नहीं क्या क्या लगाया, गर्म कर करके जगह जगह मारा भी मेरे को। ये तो वहाँ पहुँच गए परिवार वाले, नहीं तो ख़त्म भी कर देते। उसका नाम मालूम है? गिरिराज है उसका नाम, जो तांत्रिक है। दूसरा वाला था उसका नाम था बनवारी, अकबरपुर के ही है। मतलब आपके कहाँ कहाँ चोट आई है? हाथों में है, पीछे पीठ पे भी, या हाथ में इधर भी कट लगा हुआ है। तलवार की? हाँ, तलवार का, लाठी भी चलाई है, पीछे लगी हुई है लाठी भी, सरिया था उनके पास, उनसे भी वार किया। तो आपको अस्पताल किन लोगों की सहायता से लाए हैं? अस्पताल वहाँ अकबरपुर एडमिट लेके गए थे, वहाँ से यहाँ रेफर कर दिया। पापा आए थे मेरे साथ में। स्वर्गीय श्रीमती आशा देवी धर्मपत्नी ब्रह्मानंद शर्मा की पुण्यतिथि पर वृंदावन में निर्वाक कुंडली में कुंज स्वामी संतदास महाराज के सानिध्य में पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें सैकड़ों संत महात्माओं को प्रसाद वितरण किया और शॉल दक्षिणा भेंट की गई। कार्यक्रम में ब्रह्मानंद शर्मा, मदन लाल शर्मा, राजेश जोशी, डॉक्टर गोपाल शर्मा, आचार्य देव, आयुष्मान सैनी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बड़ा ही सौभाग्य का विषय था। आदरणीय भाई साहब ब्रह्मानंद जी द्वारा ये कार्यक्रम जो किया, वो हमारी भाभी जी श्रीमती आशा देवी की स्मृति में आज उनकी पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम था और बड़ा ही आनंद आया। आज जब इस वृंदावन श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जब हम पधारे और आके तो इन्होंने जिस तरह महाप्रसाद का वितरण किया, श्री निम्बार्क कुंज श्री संतदास जी महाराज के सानिध्य में और राधा कृष्ण की प्रेरणा से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पधारे गए सभी का मैं हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ। जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एसोसिएशन अलवर की तरफ से चल रही 31वीं राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और इंक्लाइन बेंच प्रेस प्रतियोगिता में 105 केजी में अलवर की दीपक उर्फ गोलू पहलवान ने गोल्ड मेडल जीतकर अलवर शहर का नाम रोशन किया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भोकाल वेब सीरीज फेम फिल्म अभिनेता प्रदीप नागर व मुनीश तंवर रहे। अलवर की सदर थाना पुलिस ने गोक्षी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सदर थाने के एसआई ने बताया कि थाने पर सूचना मिली कि गाजुकी नदी के जंगलों में 3 व्यक्ति एक गाय को काटने की फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस वहां पहुंची। आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगे, जिस पर पुलिस ने मौके से इब्राहिम खान पुत्र लल्लू खान निवासी पहाड़ी बास तहसील मोली थाना सदर से गिरफ्तार किया। उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। आरोपी को अलवर के सामान्य चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लाया गया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह पिछले कई सालों से मीट बेचने का कार्य करता है। मामला है पूरा दिनांक 1/1/22 को शाम करीब 5 बजे जटाना के ग्रामीणों ने जरिए टेलीफोन मन ड्यूटी ऑफिसर को सूचना दी कि गाजुका नदी के जंगल में 2-3 व्यक्ति गोकशी करने की फिराक में बैठे हुए हैं। उक्त इत्तला पर मन ड्यूटी ऑफिसर मैं जाब्ता के मौके पर पहुंचा तो देखा वहां 2-3 लोग गाय काटने को लेकर के एक गाय को पैरों को बांध रखा था और पटक रखा था। ग्रामीणों को देख करके 2 लोग भाग गए, जिसमें एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने पकड़ लिया मौके पे, जिसका नाम ईबी उर्फ इब्राहिम पुत्र लल्लू खां, उम्र करीब 45 साल, निवासी पहाड़ीबास तहसील मोली, थाना सदर अलवर का होना पाया गया, जिसको मौके से ही सामान्य चिकित्सालय अलवर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु भेजा गया, जिसको चिकित्सकों द्वारा भर्ती कर लिया गया, जिसका कल दिनांक 3/1/22 को डिस्चार्ज होने पर थाने पर कायमी मुकदमा नंबर 3/22 दर्ज किया गया। आरबी एक्ट धारा 8-9 के अंतर्गत, जिसको जरिए फर्द गिरफ्तार कर बाद अनुसंधानिक कार्रवाई के माननीय न्यायालय के समक्ष आज दिनांक 4
एक 22 को पेश किया जाएगा। अभी सर पूछताछ में क्या बताया आपको, कहाँ ले जाते हैं, क्या करते थे, पहले ही मामला है, आगे इनका भी और भी है? आरोपी द्वारा दौरान अनुसंधान मनाइयों को बताया कि मैं पिछले 1.5-2 साल से मछली मुर्गे का मांस बेचने का काम करता हूं। मेरे 2 अन्य साथी भी मेरे साथ में थे और इस गाय को काटने के लिए हम गाजूका नदी के जंगल में ले गए, जहां ग्रामीणों ने देख लिया और जिसको देखने पर हम लोग भागे, तो जिसमें मुझे पकड़ लिया और मेरे 2 साथी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है, जिनको भी अतिशीघ्र गिरफ्तार कर पेश किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मंगलवार को अलवर पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी जगह विपक्ष की भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री के बयान को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। कांग्रेस व अन्य पार्टियां ऐसा काम क्यों कर रही है जो छापे मारने की आवश्यकता पड़े। सतीश पूनिया ने कहा कि हम पार्टी को परिवार की तरह चलाते हैं, इसलिए हम लोगों की मिलने की जिम्मेदारी होती है। सरकार 3 साल का जश्न मना रही है, लेकिन सरकार को जश्न मनाने का अधिकार नहीं है। अब तक गहलोत ने 3 सरकारों में से 2 बार की जुगाड़ की सरकार बनाई है। अभी बीएसपी विधायक का मुद्दा कोर्ट में है। गहलोत ने कहा कि वो रिपीट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। राहुल गांधी ने कहा था कि किसान का पूरा कर्जा माफ करेंगे, लेकिन अभी तक कर्जा माफ नहीं हुआ। प्रदेश में 60 लाख किसान हैं, उन पर 1 लाख करोड़ का कर्ज है। बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने का वादा किया था। प्रदेश को शांति का प्रदेश मानते थे, लेकिन अब तक 6,50,000 मामले दर्ज हुए हैं। अलवर के सभी मीडिया के मित्रों का अभिनंदन। जैसा भी हमारे शहर के विधायक संजय शर्मा जी ने बताया कि मैं व्यक्तिगत तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिवारों में शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आया हूं। हम लोग पार्टी को परिवार की तरह चलाते हैं, इस नाते मेरा नैतिक जिम्मेवारी होती है कि इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो उनको संवेदना व्यक्त करने के लिए, संबल देने के लिए हम लोग जाएं। स्थानीय लोग तो संभालते ही हैं, लेकिन मुझे आज मैं इन लोगों के बीच में आया था तो राजनीतिक तौर पर तो नहीं, लेकिन क्योंकि आप लोग मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, हम राजनीति से, तो परस्पर पूरक हैं इस लोकतंत्र में। तो मुझे जब कहा कि मीडिया के बंधु मिलना चाहते हैं, प्रेस करें, तो मेरा प्रेस का तो मिजाज नहीं था, लेकिन कम से कम आपस में बातचीत हो जाए। बाहर से भी फोन आए तो मैंने कहा मेरी राजनीतिक यात्रा नहीं, मैं तो सामान्य तौर पर कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने के लिए आया हूं। लेकिन फिर भी ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपके कुछ सवाल भी होते हैं, कुछ जिज्ञासाएं होती हैं। उसकी पृष्ठभूमि में मोटे मोटे जो चीजें, कुछ प्रश्न आपके हो सकते हैं, उस पर मैं अपनी बात रखूंगा, कुछ आपके सवाल होंगे। अभी इन दिनों, पिछले कुछ दिनों से सरकार 3 साल का जश्न मना रही है और अक्सर मीडिया के लोग पूछते हैं कि सरकार जश्न मना रही है, तो हमारा जवाब होता है कि इस सरकार को कम से कम जश्न मनाने का तो नैतिक अधिकार नहीं है, और उसका भी तार्किक कारण है। राजस्थान के अब तक के चुनावी इतिहास में अशोक जी का 3रा कार्यकाल है और उसमें 2 बार उन्होंने जुगाड़ की सरकार बनाई है। एक बार पूरा बहुमत मिला, लेकिन 2 बार के कालखंड में उनको आधा अधूरा सा जनमत मिला, जिसमें इस बार भी 99 सीटें आई थी। 6 बीएसपी के लोगों को, जिनके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उनके मर्जर को लेके 13 निर्दलियों का समर्थन। इससे पहले की सरकार भी ऐसे ही चलाई थी। जब वो सरकार से बाहर जाते हैं तो उनकी दुर्गति होती है। पहली बार जब वो सरकार से बाहर गए तो 56 सीटें आई थी और दोबारा जब गए तो 21 सीटें आई थी। मैं पिछले दिन उनका बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि हम लोग रिपीट करेंगे। उसका कोई कारण समझ में आया नहीं था। तो ये मोर्चे अपनी गतिविधियों से पार्टी को और ज्यादा ताकत देंगे। एक पार्टी का अभियान 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन से और 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। इसमें आजीवन सहयोग निधि का एक बड़ा अभियान, महत्वाकांक्षी अभियान हमने लिया है। आमतौर पर राजनीतिक दल जब कोई अंशदान लेते हैं तो उसको चंदे के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि इनको क्या आवश्यकता पड़ी, लेकिन जनसंघ से लेकर बीजेपी तक संगठन को चलाने के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से, शुभचिंतकों से
उनका अंशदान लेते हैं नियमित तौर पर। हमारे जब सभी सांसद और विधायक इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, पार्टी के जो जिम्मेवार जनप्रतिनिधि हैं वो भी करते हैं, और बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता भी, भले ही वो 50 रुपए 100 रुपए का अंशदान करेगा, लेकिन पार्टी के हक के लिए, पार्टी की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए वो अंशदान जरूर करेगा। तो ये अभियान अभी चल रहा है और एक अच्छा रेस्पॉन्स, क्योंकि मैं खुद आदिवासी क्षेत्र में था। उस आदिवासी इलाके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर तक में पार्टी के इस आर्थिक स्वावलंबन के लिए लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। कुल मिलाकर पार्टी की गतिविधियां भी, जिला की कार्य समिति, जिलों के प्रशिक्षण शिविर, पार्टी के जो प्रशिक्षण है उसमें कई बार लगता है राजनीति में सब लोग प्रशिक्षित ही हैं, इसकी आवश्यकता कहाँ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिन पर कार्यकर्ताओं को और नई पीढ़ी को प्रबोधन की आवश्यकता है। तो ऐसे 16 विषयों पर पार्टी में जिलों के प्रशिक्षण शिविर भी लगभग 25 जिलों में हुए हैं और बाकी में हमारे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर संगठनात्मक तौर पर भी पार्टी अब धरातल पर और ज्यादा मुखर होकर काम कर रही है। राजस्थान में उन्होंने राजस्थान के बेरोजगारों से रोजगार का भी आश्वासन दिया, और यदि रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी बता देंगे। आज राजस्थान में 27% से भी ज्यादा बेरोजगारी दर राजस्थान में है। जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी संस्था है, वो एम्प्लॉयमेंट का सर्वे करती है और उसके हर साल उसके आंकड़े रिलीज होते हैं। उसी के आंकड़े हैं जिसमें उन्होंने ये उद्धृत किया है। तीसरा जो राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है वो है, और मेरे ख्याल से ये पूरा इलाका भी अछूता नहीं है, राजस्थान को पीसफुल स्टेट मानते थे, शांतिपूर्ण प्रदेश मानते थे। यहाँ पर लोग व्यापार के लिए, रिहायश के लिए, पर्यटन के लिए आते थे। अब यदि पिछला इस पूरे 3 साल का कालखंड देखेंगे तो 6.5 लाख FIR दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री के तर्क अलग अलग हैं। मुझे एक दिन बड़ा ताज्जुब हुआ कि उन्होंने कहा कि 47% महिलाओं के अपराधों की FIR फर्जी है। किसने इन्वेस्टिगेट किया, कब किया, कैसे किया? एक जिम्मेवार मुख्यमंत्री जब ऐसी बात करता है तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसकी रिपोर्ट भी कहती है कि करप्शन के मामले में राजस्थान अव्वल है। अभी नीति आयोग ने एक 4th एडिशन की अपनी एक रिपोर्ट पेश की है। उसमें स्वास्थ्य मानकों के आधार पर राजस्थान 17वें नंबर पर है, यानी पिछड़ापन इतना है। और ये भी कब है कि जब कोरोना जैसी चेतावनी थी, उसमें हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था। लेकिन राजस्थान में उन कोरोना के कालखंड में सीएम ने पीठ बेशक अपनी थपथपाई, लेकिन ये सब जगह आपके कलम से लिखा जाता था कि बेड की दलाली होती थी, रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शंस यहां बनते थे, मास्क की बड़े पैमाने पर चोरी होती थी। कोरोना के पूरे कालखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, आज भी है। कुल मिलाकर राजस्थान में स्थिति अभी अराजकता की है, वित्तीय प्रबंधन के लिहाज से मान लीजिए या शासकीय प्रबंधन के हिसाब से। कांग्रेस पार्टी का अंतर्विरोध और अंतर्द्वंद इस किस्म का है कि उनको ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं जो नैतिक नहीं कहे जा सकते। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस के PCC के चीफ 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष होंगे और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष 20 सूत्री के उपाध्यक्ष होंगे। अपनी पार्टी के लोगों को, जब संगठन के लोगों को इतना तुष्ट करना पड़ जाए तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं लोगों में असंतोष है, और उसको तुष्ट करने के लिए इस तरीके के निर्णय सरकार को लेने पड़ रहे हैं, और वो भी कब? 3 साल का कालखंड बीतने के बाद। उथल चल रही थी, पोस्टर विवाद भी कई तरह के मामले सामने आए, लेकिन उनके आने के बाद वसुंधरा जी, जिस तरह से आपका वसुंधरा जी का पैचअप कह लो या क्या, एक पार्टी में किस तरह की चीजें अब बिल्कुल कोई बोल नहीं रहा है, कोई चीज नहीं हो रही है, सबके पोस्टर के नाम भी, चेहरे भी नजर आ रहे हैं। आप लगातार कई बयान भी आपके सामने आए थे, आपके खुद के बयान सामने आए थे। क्या ऊपर से आला कमान से कुछ निर्देश मिला है या क्या गाइडलाइन मिली है कि नहीं आप लोगों को इस तरह से लड़ना है चुनाव, या कोई चेहरा फाइनल हो गया है कोई चीजों के लिए कि आपको इसके नेतृत्व में आगे चीजें करनी है? भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि संगठन के नाते इस देश में इस तरीके का कोई दल नहीं है जो बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एक विशेष संविधान, योजना रचना और आंतरिक लोकतंत्र के हिसाब से चलता है। इसलिए केंद्र के अनुशासन से तो सभी बंधे हैं, वो जैसा निर्देश देते हैं करते हैं। दूसरा, अपना खुद का विवेक है
कि मुझे जो जिम्मेवारी दी है उस संगठन के काम को मैं कैसे करता हूं। इसलिए मेरी प्राथमिकता ये है कि हम संगठन को मजबूत करें, पुष्ट करें, और इसलिए जब कोई सियासी बात होती है तो उसको देखने का काम केंद्र का है। पर मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके की चर्चाएं, वो चाहे फोटो की बात हो, आजकल सोशल मीडिया और मीडिया का इतना प्रभुत्व है कि उन चीजों के काफी सियासी अर्थ लगाए जाते हैं। इसलिए पार्टी के भीतर इस तरीके का कोई विग्रह नहीं है। जो नेता है उनका अपना सम्मान है, उनका अपना अस्तित्व है, उस पर भी कोई प्रश्न नहीं है। बहुत सारी चीजें भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन अभी तो सबका एक नैतिक धर्म है, युग धर्म है कि सब लोग मिलकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर काबिज करें। नेतृत्व का निर्णय बहुत मेरे से पहले बहुत जो वरिष्ठ लोग हैं वो कह चुके हैं कि ये अधिकार केवल संसदीय दल को है, वो जिसको तय कर देंगे उसको सब स्वीकार करेंगे। आपको आश्वासन है या जीत होती है तो उस जीत में बहुत सारी चीजें ढक छुप जाती हैं। हार होती है तो कुछ चीजें सामने आती हैं। मैं अभी क्योंकि काम हम लोग कर रहे हैं, 52,000 बूथ हैं और 42,000 बूथों पर हमारी पहुंच है, यानी 10,000 बूथ तक अभी हमें और पहुंचना है। कहीं आपकी रिपोर्ट गलत तो नहीं? आपने कहा एंटी इनकम्बेंसी है, बदलाव चाहते हैं, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में नहीं है। इसीलिए कि जो फर्क था, मैंने जो बात शुरू में कही थी कि जब अशोक जी सरकार से बाहर होते हैं तो उनकी सीटें आती हैं 56 और 21, यानी लास्ट जब पिछली बार सरकार से गए तो 21 आई थी। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार से बाहर जाती है तो उसका आंकड़ा 70 से 75 से ऊपर जाता है। इसका मतलब पिछले चुनाव का यदि आप विश्लेषण करेंगे तो केवल 0.5% और 1,48,000 वोटों का फर्क था, यानी एक बूथ को काउंट करेंगे तो 52,000 बूथों में 3 वोट एक बूथ पे अतिरिक्त मिलते तो हमारी सरकार बन जाती। ये जो कमी थी, ये जो कमजोरी थी, कहीं कहीं सियासी समीकरण की थी, कहीं परिस्थिति जन्य थी, कहीं हमारे मैनेजमेंट की भी कमी रही होगी, क्योंकि जब हार होती है तो कोई न कोई कमी होती है, इसलिए हार होती है। तो हमने उस कमी को स्वीकार किया और उस कमी को और ज्यादा ठीक करके हम लोग, इसीलिए मेरा दावा है कि ये जो बूथ का जो प्रबंधन है इसको और ज्यादा प्रभावी करेंगे, ताकि हमें। पिछली बार तो आपने पन्ना प्रबंधन किया था? नहीं किया था, क्योंकि जो हमने एक मॉडल को अडॉप्ट करने की कोशिश की है। गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर भारत में 3 प्रदेश ऐसे हैं, जब भी आते थे पन्ने की बात करते थे। उत्तर भारत में 3 प्रदेश ऐसे हैं जो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल कहे जाते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, जहां कोई रीजनल पार्टी नहीं है, जहां कोई रीजनल इश्यू नहीं है, और जो ध्रुवीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। ये जो पार्टी के संगठन को नीचे तक पहुंचाने की बात है, तो हम लोगों ने उन दोनों ही प्रदेशों से कुछ सीखा है और उसी तर्ज पर, क्योंकि उससे पहले मेरा ये मानना है कि हम लोग कोशिश करते थे, जैसे मैंने मोर्चों के बारे में कहा, तो मोर्चों की भूमिका बड़ी सीमित होती थी। पार्टी के बूथ की जो इकाइयां हैं वो उतनी परफेक्ट नहीं होती थी। उसका हम लोगों ने एक महत्वाकांक्षी अभियान अभी शुरू किया, उन बूथ इकाइयों का वेरिफिकेशन और उसके बाद फिर पन्नों तक पहुंचना। तो ये बड़ा काम है, आसान नहीं है, लेकिन कोशिश है कि उसको पूरा करेंगे तो पार्टी के हक में अच्छे परिणाम देंगे। थानागाजी कस्बा अंतर्गत श्री कृष्णा हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जयपुर निम्स अस्पताल के चिकित्सकों के द्वारा मरीजों का इलाज व स्वास्थ्य जांच की गई। इस मौके पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक 120 मरीजों के स्वास्थ्य की जाँच की गई। थानागाजी के अंदर शिविर लगाया जा रहा है, और किन बीमारियों को लेकर आप यहाँ पर इलाज कर रहे हैं? बेसिकली मैं जनरल मेडिसिन की सारी बीमारियां देख रहे हैं, बट हमारा ज़्यादातर फोकस कोरोना के उस पर है। हम लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि कोरोना के बूस्टर डोज के बारे में, और अभी बच्चों के जैसे वैक्सीनेशन शुरू हो गए हैं तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहते हैं कि बच्चे वैक्सीन लगवाएं। भूपेंद्र जी, आज थानागाजी कृष्णा हॉस्पिटल के अंदर शिविर का आयोजन किया जा रहा है, कितनी बीमारियों का इलाज आप करेंगे? कौन कौन सी बीमारियों को लेकर यहाँ पर इलाज करने आए हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज हो रहा है, जिसमें डर्मा की, ANT, ऑप्थल, ऑर्थो, सभी प्रकार की बीमारी। और हमारे यहाँ पे निम्स हॉस्पिटल तरफ से निःशुल्क मेडिसिन और निःशुल्क जांचें, BP, शुगर और जो भी जांचें फ्री है। रामगढ़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रधान नसरू खान और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अकबर खान के साथ औचक निरीक्षण किया था, जिसमें प्रधान ने नामांकन वृद्धि पर संतोष जाहिर किया। उधर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कक्षा 8 के बच्चों के गणित का स्तर कमजोर बताया था। इसके बाद आज जिला शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार द्वारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण किया गया, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा का स्तर सामान्य से बेहतर बताया, लेकिन जगह जगह गंदगी और मामा जयंती की पीक से गंदी हुई दीवारों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि कोई भी
विद्यार्थी दीवारों को गंदा करेगा या गंदगी फैलाएगा तो पहली बार 50 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी और दूसरी बार 2 गुनी कर दी जाएगी। साथ ही छात्रों को सफाई का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मीडिया द्वारा पूछा गया कि यदि कोई व्याख्याता या अध्यापक इस तरह की हरकत करता है तो क्या जुर्माना होगा। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि उसके खिलाफ सख्त अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। आज रामगढ़ में वैसे तो हम यहाँ जो साइकिल वितरित होनी है उनका निरीक्षण करने के लिए आए थे, ताकि साइकिलों की क्वालिटी देख के मतलब वितरित होने योग्य हों तो उनको बंटवा दें। आज हमने उनकी देख लिया है सैंपल लेके और उनको वितरण कल से करा दिया जाएगा। यहाँ कक्षों को और बालिकाओं के बच्चों के स्टैंडर्ड को देखा है हमने, सामान्य से सही रहा है और जो स्वच्छता की कमी पाई है उसको संस्था प्रधान को निर्देश दे दिए गए हैं कि सबसे पहला ही काम जो विद्यालय में स्वच्छता होनी चाहिए ताकि बच्चे अच्छी तरह स्वच्छ वातावरण में पढ़ सकें। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीगर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए उनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कोटकासिम उपखंड क्षेत्र के मीरपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय व आंगनवाड़ी के छात्रों को एक समाज सेवी ट्रस्ट द्वारा शिक्षण सामग्री भेंट की गई। गांव मीरपुर में प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों सहित संस्था परिसर में संचालित आंगनवाड़ी के बालकों को ओम श्री गणेश धर्मार्थ एवं चैरिटेबल ट्रस्ट टपुकड़ा के द्वारा विद्यालय प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित कर पाठ्य सामग्री व फल वितरित किए गए। प्रधानाध्यापिका मंजू ने ट्रस्ट के सदस्यों का आभार जताया। इस मौके पर ट्रस्ट के सदस्य मोहनलाल शर्मा, दीनाराम शर्मा, बस्तीराम यादव, गौरव शर्मा व विद्यालय स्टाफ से प्रधानाध्यापिका मंजू, अध्यापिका सुनीता, बीना सहित पूर्व उप सरपंच प्रेम देवी सहित विद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। थानागाजी समीपवर्ती प्रतापगढ़ थाने के 4 पुलिसकर्मियों ने कस्बे के मुन्ना सैनी के ढाबे पर खाना खाया व रात 10 बजे उसे खाने के रुपए नहीं दिए। जब मुन्ना ने खाने के रुपए मांगे तो जगमाल, मुकुट बिहारी, मुस्ताक राजकुमार ने रुपए देने की बजाय उल्टा उसे थाने लाकर बैठा दिया और जमकर मारपीट की, जिसके कारण मुन्ना के सिर पर चोट आई। सुबह जब घटना के बारे में ग्रामीणों को जानकारी लगी तो सभी कस्बेवासी व पीड़ित के परिजन थाने के सामने एकत्रित होकर चारों सिपाहियों को निलंबित करने की मांग पर अड़ गए। थानागाजी से सूचना पर सीओ आदित्य पूनिया व पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। चारों सिपाहियों को निलंबित कर उन पर कानूनी कार्यवाही का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए। उमरैन उपखंड क्षेत्र के पूनखर ग्राम के विद्यालय में जर्सी वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रधानाचार्य सीमा मीना ने बताया कि भामाशाह मनोहर लाल मीना व रमेश चंद मीना ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को 100 जर्सी का वितरण किया गया। भामाशाहों की प्रेरणा से विद्यालय के अध्यापक राजेश कुमार गुप्ता ने विद्यार्थियों के उपयोग में आने वाले शौचालयों में मार्बल टाइल्स लगवाकर उनका जीर्णोद्धार करवाया। इस अवसर पर सरपंच भगवंती देवी, रामकृपाल मीना, मीरा देवी, बनवारी लाल मीना, रामचंद सहित विद्यालय का स्टाफ व गणमान्य जन मौजूद रहे। अलवर शहर के वार्ड 28 शाहजी कबास मोहल्ले के लोगों को 1.5 साल से पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में लोग खासे परेशान हैं। कई बार लोग अपने क्षेत्र की समस्या जलदाय विभाग के अधिकारियों के सामने रख चुके हैं, लेकिन हर बार केवल उनको झूठा आश्वासन मिलता है। परेशान लोग मंगलवार को अलवर कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां पर कलेक्टर के कमरे के बाहर लोग धरने पर बैठ गए। कई घंटों की मशक्कत व प्रशासन के आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने धरना समाप्त किया। लोगों ने कहा कि उनको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। सरकारी अधिकारी केवल झूठे आश्वासन देते हैं। बिना पानी के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को खासी परेशानी हो रही है। मामले की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम राकेश कुमार व अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी व जलदाय विभाग के अधिकारियों को तुरंत समस्या का समाधान करने के आदेश दिए। पिछले 1.5 साल से वार्ड नंबर 28 शाहजी के पास सैनिक चिकित्सालय के पास हम पानी की परेशानी है। 10 मिनट 15 मिनट पानी आता था। 20 बार हम वहाँ गए, उन्होंने आश्वासन दिया ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लाइन बदलवा देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एडीएम सिटी साहब के पास भी कहा था, वहाँ ऑफिस में कोई मिलता नहीं है। अभी 15 दिन पहले गए थे तो 2 दिन पानी आया केवल, उसके बाद में पानी वही 5 मिनट आता है, तो 3 दिन से तो आया ही नहीं। ये समस्या 1-1.5 साल से बरकरार है, कोई सुनता ही नहीं है। ऑफिस में जितनी बार भी गए सारे ऑफिस खाली मिलते हैं। यहाँ पर फोन करते हैं एडीएम सिटी साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास, वो कहते हैं हम बोल रहे हैं उनको, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। आज हम इसलिए वहाँ बैठे रहे 2 घंटे तक, उसके बाद में फिर यहाँ आए कि भाई कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो वहीं जाकर के बात की जाए। बहुत परेशानी है, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो अभी कब तक बैठोगे इधर? जब तक कोई आएगा नहीं सक्षम अधिकारी, जो भी सक्षम अधिकारी जो समस्या को समाधान करवा सकते हैं, तब तक हम यहाँ भी बैठेंगे। तो पानी की समस्या ही, पानी पीने को नहीं है, सब बिना नहाए धोए ऐसे ही हैं। कई दिन हो गए, केवल 5 मिनट पानी आता है। नेहरू युवा केंद्र अलवर द्वारा कैच द रेन कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन जिला युवा अधिकारी पंकज यादव ने तहसील व उपखंड कार्यालय गोविंदगढ़ पर किया। राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक अनिल कुमार ने बताया कि इस अवसर पर जिले के विभिन्न युवा मंडलों के सदस्य तथा राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक उपस्थित थे। सभी को वर्षा जल संरक्षण की शपथ दिलाते हुए कहा कि वर्षा जल को बचाने के लिए युवा ग्रामीणों को जागरूक करें। उन्होंने कहा, आज अगर आप जल नहीं बचा सके तो आने वाले समय में पानी की भयंकर किल्लत पैदा हो जाएगी। इस अवसर पर पंकज यादव ने कहा कि जिले के युवा मंडल और युवा स्वयंसेवक को कैच द रेन कार्यक्रम हेतु वातावरण निर्माण करने के लिए दीवार लेखन, नारा लेखन, नॉलेज आधारित प्रतियोगिता, आईईसी मटेरियल का वितरण आदि कार्यक्रमों से लोगों को जागरूक करेंगे। इस अवसर पर तहसीलदार प्यारेलाल, नायब तहसीलदार रमेश चंद्र वर्मा, गिरिराज प्रसाद, सहायक प्रशासनिक अधिकारी चेतन कुमार शर्मा, नारायण तिवारी, योगेंद्र द्विवेदी, मनीष गोयल, सूचना सहायक मनोज, हेमंत सैनी, नीरज भारद्वाज, किरण कुमार आदि राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक मौजूद रहे।
नेहरू युवा केंद्र अलवर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार और मत्स्य इंस्टीट्यूट गोविंदगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में मत्स्य इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया। निदेशक नीरज भारद्वाज, जिला युवा अधिकारी पंकज यादव ने बताया कि 3 महीने का यह प्रशिक्षण कंप्यूटर आधारित है। इसमें युवा मंडलों के सदस्यों को कंप्यूटर के बेसिक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इंटरनेट एक्सेल और ऑनलाइन जॉब वर्क आदि का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा। एनवाईवी अनिल कुमार ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्रदान की। नेहरू युवा केंद्र के विषय में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में योगेंद्र द्विवेदी, किरण कुमार, राम सिंह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक अनिल कुमार आदि मौजूद रहे। युवा केंद्र संगठन के द्वारा जो हमारे युवा मंडल हैं उनके प्रतिनिधियों को और उनके सदस्यों को हम लोग 3 महीने का एक निःशुल्क ट्रेनिंग आयोजित करवाते हैं, जिसमें अलग अलग विधाएं होती हैं, जैसे सिलाई हो, आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो। तो उसी क्रम में हमने जो बच्चों को बेसिक कंप्यूटर की शिक्षा और उसकी स्किल से हम लोग लैस करें, उसके लिए हमने मत्स्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये ट्रेनिंग प्रारंभ की है। आने वाले 3 महीनों तक ये हमारे बच्चे युवा मंडलों के सदस्य यहाँ पे जो कंप्यूटर के बारे में है वो ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपने आप को स्किलवान बना के और रोजगार वो प्राप्त कर सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके, ऐसा हमारा मकसद है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का दिल्ली से अलवर जाते समय भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला महामंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में टपुकड़ा के गोपाली चौक पर स्वागत किया गया। पूनिया ने कांग्रेस की वर्तमान सरकार को निकम्मी सरकार बताया। इस दौरान राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष इंद्रपाल तंवर, नीरज यादव, हनी यादव, अमित शमशेर व चेतन यादव सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके बारे में बताया सर। दूरा कोई नहीं है, मैं तो शोक संवेदना के लिए आया हूँ। कार्यकर्ताओं के परिवारों में गमी हुई थी तो वहाँ बैठने के लिए आया हूँ। इस समय जो गहलोत सरकार के हालात है उस पर आप क्या कहेंगे? राजस्थान की अब तक की नकारा, निकम्मी, भ्रष्ट, अकर्मण्य और अराजक सरकार है, जिसने किसानों से वादा खिलाफी की, जिसने बेरोजगारों से रोजगार के नाम पे वादा खिलाफी की। कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ठप हो गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, सब भगवान भरोसे चल रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा में 15 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों को वैक्सीन का टीका लगाया गया। प्रधानाचार्य संगीता बंसल के निर्देशन में चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा छात्र छात्राओं को वैक्सीन लगाया गया। वरिष्ठ अध्यापक नवीन तायल ने बताया कि विद्यालय में 15 से 18 वर्ष के 167 विद्यार्थियों को वैक्सीन का टीका लगाया गया। प्रधानाध्यापक हरीश खेड़ा, दिनेश गुप्ता आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर सभी विद्यार्थी काफी उत्साहित थे। छात्रों ने निर्भीकता से वैक्सीन लेते हुए इसे अत्यंत आवश्यक बताया। आप यहाँ वैक्सीन करवाने आए हैं तो कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। मेरे को आगे सेफ महसूस होगा। करवा रहे हैं? हाँ। क्या फायदा होगा इससे? मेरे आसपास वाले लोग भी स्वस्थ रहेंगे, उनको भी मुझसे डर नहीं रहेगा और मुझे उनसे। राजगढ़ में बांदीकुई सड़क मार्ग पर स्थित ठिकाना गंगा बाग में प्रकाश दास महाराज के सानिध्य में खाटू नरेश के जागरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सरदार सुरजीत सिंह, जगमोहन, संजय राजस्थानी, वकील निराला सहित अन्य कलाकारों ने शाम के भजन गाकर खूब तालियां बटोरी। इस अवसर पर बाबा का दरबार सजाकर पूजा अर्चना कर जागरण का शुभारंभ किया गया। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बानसूर सीओ कार्यालय सहित बानसूर थाने का निरीक्षण कर पुलिस कर्मियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए बानसूर क्षेत्र में अपराध रोकने व आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास कायम करने के लिए निर्देश दिए। वहीं पुराने मामलों को निस्तारण करने और कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के निर्देश दिए। देखिए, पिछले साल की पेंडेंसी हमारी रिकॉर्ड रही है 10% से नीचे जो पुलिस मुख्यालय के मापदंड हैं उनके अनुसार हम लाने में सफल रहे हैं। लेकिन अब उन डिसाइडेड मुकदमों को माननीय न्यायालय में पेश करने का एक अभियान चलाया जाएगा और बचे हुए मुकदमे जो पेंडेंसी में नहीं निकल पाया, जिनमें कोई प्रॉब्लम थी या कोई और कोई समस्या के कारण वो पेंडिंग रहे हैं, उनको भी प्रायोरिटी के स्तर पर डिस्पोज किया जाएगा। युवा के द्वारा ग्राम आलमपुर में डीडीएम नाबार्ड प्रदीप चौधरी द्वारा वर्मी कंपोस्ट व सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है। युवा जागृति संस्थान सचिव गोकुल चंद सैनी ने बताया कि स्वयं सहायता समूह की 30 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन व वर्मी कंपोस्ट बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वह मासिक धर्म से जुड़े लंबे समय से चली आ रही वर्जना और भारत में मासिक धर्म स्वच्छता प्रथाओं के बारे में बताया जाएगा। इस मौके पर जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड डीडीएम प्रदीप चौधरी, युवा जागृति संस्थान से सचिव गोकुल चंद सैनी, संरक्षक गिरिराज प्रसाद सैनी, स्वयं सहायता समूह कोऑर्डिनेटर हरीश कुमार सैनी, ट्रेनर मनीषा देवी मदनलाल
और सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रही। रामगढ़ क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। खेतों में लगे सिंचाई के लिए विद्युत ट्रांसफार्मर से आए दिन चोर कीमती सामान तांबा, सिल्वर और ट्रांसफार्मर ऑयल चुराकर विद्युत विभाग को लाखों रुपए का चूना लगा चुके हैं। दूसरी तरफ ट्रांसफार्मर चोरी होने से किसानों को फसलों में सिंचाई के लिए महरूम होना पड़ रहा है। पैदावार के लिए नुकसान का भारी असर पड़ रहा है। विद्युत विभाग के पास नए कृषि कनेक्शनों के लिए ट्रांसफार्मरों की कमी के चलते किसानों को 8 से 10 साल इंतजार करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ ट्रांसफार्मर चोरी होने से विद्युत विभाग को लाखों रुपए का चूना भी लग रहा है। कनिष्ठ अभियंता राजकुमार योगी ने बताया कि अभी हाल के दिनों में रामगढ़ क्षेत्र के चंडीगढ़, सोनागढ़, पूठी का बास, नांगल आदि गांवों के कृषि कनेक्शनों से विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी। कनिष्ठ अभियंता राजकुमार योगी द्वारा रामगढ़ थाने में 7 विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। रामगढ़ थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। रामगढ़ उपखंड में गाँव नेवाली और सोनागढ़ और नागर नंगली से 7 ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं, जिसमें से 5 ट्रांसफार्मर 3 फेज पे हैं और 2 ट्रांसफार्मर सिंगल फेज पे हैं। इनकी एफआई कराने के लिए मैं आया हूँ। एफआई करा। खैरतल कस्बे में लॉयंस वैल्यू क्लब का संयुक्त नववर्ष मिलन समारोह कस्बे में इस्माइलपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से 50 सीमेंट निर्मित बेंच विभिन्न स्थानों पर लगाने, हनुमान पहाड़ी क्षेत्र में नगर पालिका के पार्क को गोद लेकर उसका रखरखाव करने, सर्दी को देखते हुए जरूरतमंदों को गर्म ऊनी कंबलों का वितरण करने का निर्णय लिया गया। लॉयंस क्लब खैरतल मंडी के अध्यक्ष लॉयन अभिषेक गोयल व रीजन चेयरमैन लॉयन डॉक्टर रिंकू मेहता ने बताया कि प्रांतीय स्थायी सेवा गतिविधि कोऑर्डिनेटर पीएमजीएफ सुनील अरोड़ा ने अपने विचार रखे। हनुमान पहाड़ी क्षेत्र में नगर पालिका के पार्क को गोद लेकर उसका रखरखाव करने, सर्दी को देखते हुए जरूरतमंदों को गर्म करने का निर्णय लिया गया। बैठक में आगामी वर्ष 22-23 की नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव कमेटी का गठन किया गया। आगामी 26 फरवरी को आयोजित होने वाली रीजन कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए सभी लॉयन वैल्यू सदस्यों को जिम्मेदारी देकर कमेटियों का गठन किया गया। कार्यक्रम में एचडीएफसी बैंक खैरतल के शाखा प्रबंधक रुपेश गुप्ता को एचडीएफसी बैंक के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बनने पर स्वागत किया गया। प्रांतीय स्थायी सेवा गतिविधि कोऑर्डिनेटर सुनील अरोड़ा ने रीजन चेयरमैन डॉक्टर रिंकू मेहता को उत्कृष्ट सेवा कार्य करने हेतु इंटरनेशनल से आए हुए सर्टिफिकेट व पिन भेंट कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर महिलाओं के विशेष रूप से सामूहिक मनोरंजन खेलों का आयोजन किया गया। अध्यक्ष अभिषेक गोयल व विपुल वलेचा ने कहा कि ऐसे पारिवारिक आयोजनों से भाईचारा बढ़ता है। कार्यक्रम में वरिष्ठ सदस्य बाबूलाल डाटा, विनोद वलेचा, सुभाष गोयल, सतीश गुप्ता, डॉक्टर प्रदीप मलिक, शिव खंडेलवाल, नितेश डाटा, ललित सिंघानिया, सीए ललित गुप्ता, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, पुरुषोत्तम दास गुप्ता, आजाद चौधरी, नरेंद्र अग्रवाल, जसपाल सिंह, योगेंद्र गुप्ता, निरंजन गुप्ता, लियो अध्यक्ष विपुल वलेचा, नरेंद्र गुप्ता, अमन खंडेलवाल, मनीष गुप्ता, उमंग गुप्ता, अभिषेक गोयल, अमन गुप्ता आदि लॉयन व लियो सदस्य परिवार उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भिवाड़ी के जिला महामंत्री संदीप दायमा के कार्यालय पहुंच गहलोत सरकार की खामियां गिनाई और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गहलोत को बोला हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। भिवाड़ी में मंगलवार को दिल्ली से अलवर जाते समय जिला महामंत्री संदीप दायमा के कार्यालय पर पूनिया का भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसमें अलवर विधायक संजय शर्मा, संदीप दायमा ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर सतीश पूनिया ने बीते कोरोना काल में हुए घोटालों पर हुए तंज कसते हुए कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। उन्होंने कहा कि कोरोना का कुप्रबंधन पूरे तरीके से प्रचारित है कि 1.5 लाख रुपए में बेड की दलाली हुई, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन पकड़े गए, 2.5 लाख मास्क चोरी हुए, ये भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ और मौत के आंकड़े छुपाए गए। कहीं किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं। नीति आयोग की लिस्ट में राजस्थान 17वें। कोरोना काल में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। वो अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं और तो और 2 साल से वो अपने घर से दफ्तर तक नहीं गए। इस प्रदेश का मुखिया प्रदेश की जनता की बात नहीं सुनेगा तो दावा कैसे करेगा। अलवर न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय के प्रश्न पर डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि इस बार सीटों की तो गिनती नहीं है, पर इस बार प्रचंड बहुमत से राजस्थान में भाजपा की सरकार ही आएगी। 2018 तक उनकी जब सरकार आती है, सरकार से जब बाहर होते हैं तो उनकी दुर्गति होती है। पहली बार जब विपक्ष में आया जब 56 थी, दूसरी बार जब आई 21 थी, इसमें 35 सीटों का फर्क है। अगली बार माइनस में ही होगा। कोई गुटबाजी नहीं, सब पार्टी के अनुशासन से। मुख्यमंत्री का चेहरा किसे मालूम? मुख्यमंत्री का चेहरा संसदीय बोर्ड तय करेगा।
इसको 2023 में राजस्थान को कांग्रेस मुक्त करना है, केंद्रीय नेतृत्व इसको तय करना है। सबकी हताशा और निराशा, 50 वर्ष शासन करने का मौका मिला, राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर, राजस्थान की जो हालात है उनकी से छुपी नहीं। राजस्थान में विकास जब बीजेपी की सरकार आई है, भैरव सिंह जी से लेकर वसुंधरा जी तक के शासनकाल में राजस्थान में बुनियादी विकास को गति मिली है। अनेक योजनाएं लागू हुई, वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी तक केंद्र की योजनाओं का लाभ राजस्थान को मिला। 70,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी, 20,000 करोड़ रेल में खर्च हुए, 13 लाख आवास बने प्रधानमंत्री। तो राजस्थान को केंद्र की योजनाओं से खूब लाभ मिला है। 65 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन मिले, जनधन के खाते खुले। आपके अध्यक्ष रहते हुए कोई 3 काम ऐसे बता दीजिए प्रमुख जो अपनी सबसे अधिक उपलब्धि मानते हैं। पहली उपलब्धि है कि कोरोना के कालखंड में भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन के मार्फत जब राजस्थान की सरकार विफल हो गई थी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतरकर जन सेवा का काम किया। दूसरा, पार्टी अब संगठनात्मक रूप से ज्यादा मुखर हुई है। पिछले दिनों 4 और 5 को प्रदेश कार्य समिति हुई, जिसमें अमित शाह जी आए थे। 5 तारीख को जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन जो पहली बार हुआ। तीसरा, राजस्थान के मोर्चों की संयुक्त कार्य समिति पहली बार हुई। मोर्चे जो 7 मोर्चे हैं, पहली बार वो धरातल पर काम करना उन्होंने मजबूती से शुरू किया है। पहले मोर्चे केवल कागजों में होते थे, लेकिन इस बार उनकी किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, SC, ST, OBC, ये तमाम मोर्चे अल्पसंख्यक। चौथा, अभी पहली बार एक नवाचार किया हमने राजस्थान में कि हिंदुस्तान में सबसे पहला प्रदेश बना जिसमें 1100 मंडलों में एक साथ 2 तारीख को मंडल की कार्य समिति की बैठक हुई। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी आई है बाहर। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बाहर। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैकवा ग्रुप। ताहिर भाई की ओर से नव वर्ष की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। GT ग्रुप, निवासी ग्राम पंचायत अलावड़ा, तहसील रामगढ़, जिला अलवर। संबंधित फर्म गोल्डन ग्रुप मुंबई। मोबाइल नंबर 91454616
62। रूबिया उपाध्याय की ओर से नववर्ष की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। MA इंग्लिश, सामाजिक कार्यकर्ता, विधानसभा क्षेत्र थानागाजी। पंचायत समिति रामगढ़ एवं उप प्रधान अतर सैनी पंचायत समिति रामगढ़ की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर की जनता को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नगर परिषद गेट से 2 जागरूकता वाहन रवाना किए गए। नगर परिषद सभापति मुकेश सारवान ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहनों को रवाना किया। इसके अलावा जागरूकता के लिए 30,000 पोस्टर भी तैयार कर वितरित किए गए। इस अवसर पर नगर परिषद उप सभापति देवेंद्र कौर, वरिष्ठ नेता नरेंद्र मीना सहित सोनू गोपालिया, वैभव नरूका, विक्रम यादव, निरंजन सैनी, लोचन यादव और अजीत सिंह सहित अनेक पार्षद कर्मचारी मौजूद रहे। सभापति मुकेश की शहर की सफाई व्यवस्था में नगर परिषद के साथ साथ आम जनता को भी सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक निर्धारित ऑटो टिपर में कचरा डालें तो सफाई में काफी मदद मिलेगी। कांग्रेस नेता सोनू गोपालिया ने बताया कि शहर की साफ सफाई के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर इसे गंभीरता से लेना चाहिए, जिससे स्वच्छता रैंकिंग में अलवर शहर प्रथम स्थान पर आ सके। ऑटो टिपर चलाएं लोगों को जागरूकता के लिए, और हमने 30,000 पोस्टर छपाए, अपील पोस्टर। हम चाहते हैं कि सभी शहरवासी हमारा सहयोग करें। नगर परिषद के साथ साथ सभी शहरवासी अगर हमारा सहयोग करेंगे तो कुछ ही दिनों में अलवर शहर की साफ सुथरी छवि नजर आएगी। और मैं शहरवासियों से ये भी कहना चाहता हूँ कि कोरोना की गाइडलाइन की पालना करें, 2 गज दूरी, मास्क से रहें। हमारे नए सभापति श्री मुकेश सारवान जी ने जनता से अपील करी है कि सफाई में हमारा भी साथ दें। हम सब पार्षद जी का, पार्षदों का, सभापति जी का, पूरी नगर परिषद की टीम का शहरवासी हमारे साथ दें। इसके लिए अपील के लिए 2 ऑटो टिपर चलाए हैं और करीब 20,000 पंपलेट छपाए हैं और जगह जगह लगेंगे वो शहर में। और जनता से अपील करने के लिए वो गई है। और मैं भी जनता से अपील करता हूं कि जो हमारे वार्डों के अंदर, बाजारों के अंदर जो ऑटो टिपर आते हैं नगर परिषद में, उसमें ही कचरा डाले, अन्यथा अलग न डाले। इससे अपना शहर सुंदर बनेगा तो अपनी सबकी छवि सुधरेगी। अपने जैसे शहर में कोई भी बाहर का आके आता है, जिस तरह छवि बनी हुई है शहरों पे, रोडों पे कचरा, वो सब हटेगा तो अपनी सबकी छवि बनेगी, अपना सबका अच्छा मैसेज। आज की ताजा खबरों में इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।